Assalamu alaikum everyone, this is Tahreem Gardizi and welcome to weekly test session by Premier.pk. This is weekly test number 12 and the chapters we'll be covering for this test are Dawn of Modern Physics and Electronics. So starting with our MCQ number 1, it is minimum energy required to eject an electron from the metal surface is called. ठीक है, तो आपने अगर एक metal surface के ऊपर से एक electron को eject करवाना है, let's say this is the metal surface, ठीक है, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स हियर, ठीक है, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। यहाँ से आपने क्या करना है, हेयर देयर आर फोटॉन्स, जो आपके पास क्या है, फोटॉन्स आपके पास लाइट है इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर, ठीक है, यानी यहाँ पे लाइट पार्टिकल नेचर पे एग्जिस्ट करिए। तो यहाँ से दीज आर द फोटॉन्स, ये आए, ये इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन्स आए और यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, डेफिनेटली एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू इजेक्ट दीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज वर्क फंक्शन। चार्ली आपका करेक्ट आंसर है। Next is the frequency of incident light is increased beyond the threshold frequency, keeping light intensity constant. Then आपने light intensity constant रख दी है, ठीक है, और आप जो incident light है उसकी frequency को increase करवा रहे हो beyond the threshold frequency. Threshold frequency basically क्या है, आपके पास वो minimum amount of frequency है जो आपको चाहिए in order to eject the electron from the surface of a metal. ठीक है, तो अगर आप frequency को increase कर दोगे beyond the threshold frequency, intensity आपने constant रखी है, तो stopping potential क्या करेगा, increase करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द फिनोमिना इन विच सर्टन मेटल्स एमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सपोज टू हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इज़ नोन एज। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे तो हम एनर्जी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम अगर एनर्जी का रिलेशन देखें तो हम कहेंगे E इज़ इक्वल्स टू एच एफ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, ठीक है। तो V यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट के रेफरेंस से ये इक्वेशन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे F इज़ इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, ठीक है। तो यहाँ मैं E इज़ इक्वल्स टू एच एफ लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ E इज़ इक्वल्स टू एच एफ की जगह मैं लिख देती हूँ सी बाई लेमडा। तो ये दो मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं। एनर्जी का रिलेशन मेरे पास आ गया है विद फ्रीक्वेंसी, एंड एनर्जी का रिलेशन मेरे पास आ गया विद वेव लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं, हम कह रहे हैं हम हाई एनर्जी फोटोन लेंगे, ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी ज़्यादा और डेफिनेटली उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए, सिंस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और अगर हम उसकी वेव लेंथ की बात करें तो हम कहेंगे वेव लेंथ शुड बी लेस, ठीक है, क्योंकि वेव लेंथ का और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है, तो एनर्जी ज़्यादा, वेव लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वही बात करें कि द फिनोमेना इन विच सर्टन मेटल्स एमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज टू हाई फ्रीक्वेंसी लाइट। तो आपने हाई फ्रीक्वेंसी लाइट में इनको एक्सपोज किया, ठीक है, यानी एनर्जी जिसकी ज़्यादा थी, ऐसी लाइट जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे फिनोमेना को क्या कहा जाता है, दिस सच अ फिनोमेना इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट होता है, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है, सो दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When an electron and its antiparticle positron come close enough to each other, they completely convert into a radiation energy in the form of protons. इस process को क्या कहा जाता है, so such a process is known as pair annihilation, ठीक है। यहाँ आपके पास दो processes होते हैं, one process is pair production। pair production में ऐसा हो रहा है कि आपके पास एक elementary particle है और उसका एंटी पार्टिकल है, लेट से इलेक्ट्रॉन है और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, ठीक है, वो फॉर्म हो रहे हैं जब आपके पास एक फोटोन इंटरैक्ट करे न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। अगर हम पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो हम कहेंगे फोटोन जो है दैट इज़ इंटरैक्टिंग विद द न्यूक्लियस, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस प्रोसेस आपके पास एक क्या फॉर्म हो रहा है, आपके पास फॉर्म हो रहा है एक एलिमेंट्री पार्टिकल, लेट्स से इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिट्रॉन फॉर्म हो रहा है दैट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ दैट, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, एक पॉजिट्रॉन फॉर्म हो रहा है और आपके पास फॉर्म हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन है, इट्स नॉट प्रोटॉन, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल व्हेन अ फोटोन इंटरैक्टेड विद अ न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एंटी पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इंटरैक्ट करें, इसी का रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन है और उसका जो एंटी पार्टिकल है वो और जो पॉजिट्रॉन है, ठीक है, वो दोनों इंटरैक्ट करें, तो अब इसके रिजल्ट में आपके पास दो गैमा रेज फॉर्म होंगी, ठीक है। यहाँ आपके पास दो गैमा रेज फॉर्म होगी, यहाँ पे आपके पास एक ही फोटोन था जो इंटरैक्ट किया था, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, इसके रिजल्ट में आपके पास दो गैमा रे फोटोन, यहाँ दो गैमा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज़ पेयर एनिहिलेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, दिस प्रोसेस इज़ पेयर प्रोडक्शन, और अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस प्रोसेस इज़ पेयर
एनहिलेशन या एनहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, दे आर कमिंग क्लोज इनफ टू ईच अदर, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू रेडिएशन एनर्जी दो गैमा रे फोटोन के अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सच अ प्रोसेस इज नोन एज एनिलेशन ऑफ मैटर, पेयर एनिलेशन भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो आपके पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यहाँ पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट नहीं होंगे। जिस तरह हमने कहा था एक स्पेसिफिक एनर्जी आपको चाहिए, उससे कम एनर्जी होगी तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। ऐसी एनर्जी को हमने वर्क फंक्शन कहा था। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ऐसी फ्रीक्वेंसी दैट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यू नीड इन ऑर्डर टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल, सो दैट इज़ नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह आपके पास वेवलेंथ होती है, दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ यू हैव, ठीक है, इन ऑर्डर टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा था, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी आपको चाहिए टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, दैट इज बेसिकली योर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को मैक्सवेल ने प्रपोज किया था। ठीक है, ही proposed this theory by combining the Faraday's law, Ampere's law and Gauss's law. इन तीनों पे उसने वर्क किया था and he gave a theory that was the electromagnetic wave theory. नेक्स्ट इज़ फिज़िक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस विच डिपेंड्स हेविली ऑन, तो फिज़िक्स इसके ऊपर डिपेंड करिए ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के ऊपर और नेचुरल फिनोमिना की मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो दीज टू आर लाइक द बेसिक थिंग्स ऑन विच फिज़िक्स डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो बोथ अल्फा एंड बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ देखो स्टडी ऑफ केमिकल सोल्यूशंस लिखा हुआ है चार्ली, सो दैट इज़ बेसिकली समथिंग वी डू इन केमिस्ट्री रादर वी डू इन फिज़िक्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास अल्फा एंड बीटा आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इज, अब ये देखो हम यहाँ पे फोटोन को न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास इस फोटोन की एक मिनिमम एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना, जो मिनिमम एनर्जी होगी ऑफ दिस फोटोन। ठीक है, जिसके बाद क्या हो जाएगा, पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मिनिमम एनर्जी इज बेसिकली 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. You guys can write in the comment section what is the value of mega. नेक्स्ट इज चार्ज ऑन फोटोन इज, तो फोटोन इज़ लाइक चार्जलेस पार्टिकल, इसका ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, इट बेसिकली हैज़ नो चार्ज एट ऑल, सो दैट इज़ बेसिकली चार्जलेस पार्टिकल, तो ज़ीरो इसका चार्ज है, रेस्ट मास भी इसका ज़ीरो होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन पोजिशन इज़ ड्यू टू. ठीक है, तो अगर हम यहाँ अनसर्टेनिटी की बात करें कि मोमेंटम है और पोजिशन है, लाइक दिस इज़ द हार्डी-वीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, तो उसमें अनसर्टेनिटी इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. बेसिकली जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, दैट बेसिकली स्टेट्स दैट आपने अगर मोमेंटम और पोजीशन एक पार्टिकल की फाइंड करनी है, यू कैन नॉट फाइंड बोथ द थिंग्स विद परफेक्ट एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली. ठीक है, लाइक जितनी प्रिसाइजली आप एक चीज़ फाइंड करोगे, लेट्स से जितनी प्रिसाइजली आप मोमेंटम फाइंड करें उतनी लेस प्रिसाइज आपकी वैल्यू आ रही है फॉर द पोजीशन. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, लाइक यू कांट फाइंड द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ बोथ साइमल्टेनियसली बेसिकली. ठीक है, तो अब ये जो प्रिंसिपल है ना, इट अप्लाइज टू ऑल द मैटर्स एंड रेडिएशंस, बिकॉज लाइक दिस इज़ बेसिकली अ फंडामेंटल लिमिटेशन जो इम्पोज हुई हुई है बिकॉज ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, लाइक अब देखो पार्टिकल्स जो हैं और जो रेडिएशंस हैं, दोनों में आपके पास क्या होती हैं, बोथ ऑफ देम दे लाइक एग्जिबिट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. ठीक है, यानी वेव नेचर भी है और इनकी पार्टिकल नेचर भी है. ठीक है, तो जो इनकी वेव नेचर है ना, दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो इस वजह से आपके पास दोनों को अगर आप साइमल्टेनियसली फाइंड कर रहे हो तो देयर इज़ डेफिनेटली अनसर्टेनिटी, यानी आपको एक एग्जैक्ट like you can't get 100% precise answer by doing things this way. नेक्स्ट इज़ विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास बेसिकली वो वेव्स होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपगेट. ठीक है, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. इसमें आपके पास माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं. अल्फा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है. माइक्रो रेडियो साउंड इज़ बेसिकली अ मैकेनिकल वेव, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लेट्स से आपके पास सन है, उसके ऊपर फिशन रिएक्शंस हो रही हैं.
सॉरी सन के ऊपर आपके पास फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके रिजल्ट में आपके पास हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है, और बेसिकली रिएक्शन हो रहा है तो साउंड भी प्रोड्यूस हो रही होगी, बट वी आर गेटिंग ओनली द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ, लाइक ओनली द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन इज रीचिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। जो साउंड है वो हमें नहीं मिल रही, वाई, बिकॉज साउंड के नॉट ट्रैवल विदाउट अ मीडियम, ठीक है, उसे मीडियम की ज़रूरत है, विदाउट अ मीडियम लाइक इन अ वैक्यूम साउंड कैन नॉट ट्रैवल, ठीक है। तो साउंड तो बेसिकली है ही नहीं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज़ अ मैकेनिकल वेव। उसके बाद चार्ली ऑप्शन में देखो वाटर वेव है, वो भी मैकेनिकल वेव है, और वेव्स ऑन रोप है डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ, दैट इज़ ऑल्सो अ मैकेनिकल वेव। तो ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऑप्शन आपके पास क्या हैं, दैट इज़ द अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट इज फोटो सेल इज सिमिलर टू, तो फोटो सेल बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिमिलर फोटो सेल है, ठीक है, लाइट इस पर पड़ रही है, ठीक है, और एक मेटल सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली सिमिलर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सिमिलर काम हो रहा है ना, फोटॉन्स लाइक पड़े हैं ऊपर एक मेटल सरफेस के ऊपर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, ठीक है, सो फोटो सेल इज सिमिलर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन वॉज गिवन बाय, तो वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, दिस वॉज बेसिकली गिवन बाय आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन ने बेसिकली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बाय यूजिंग द प्लांक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, और उसी में ही प्रपोज्ड वर्क फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, सो आइंस्टाइन इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी देखो रदरफोर्ड ने उसको डिस्कवर किया था, क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था, बोहर ने भी आपके पास मतलब उसने चार्ज जो आपके पास था उसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो था, सॉरी क्या एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट उसने डिस्कवर किया था ना, कि जो आपके पास शेल्स हैं जो दो आर बेसिकली एनर्जी लेवल्स, ठीक है, तो उसका उस साइड पे कंट्रीब्यूशन थी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन शो प्योरली अ डैश व्हेन फ्री, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो दैट इज़ बेसिकली इन इट्स वेव नेचर, ठीक है, प्योरली वेव नेचर शो करता है, तो बीटा करेक्ट आंसर है। प्लांक्स कांस्टेंट इज एनालोगस टू, तो प्लांक्स कांस्टेंट इज बेसिकली एनालोगस टू एंगुलर मोमेंटम। अगर हम एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला देखें, P इज इक्वल्स टू mvr, ठीक है, हम बेस यूनिट्स में फार्मूला लिखते हैं, मास इज इन किलोग्राम, वेलोसिटी आपके पास होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और रेडियस आपके पास क्या है, बेसिकली रेडियस आपके पास मीटर में होता है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपके पास आ गया एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद प्लांक्स कांस्टेंट देखते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच एफ, इसमें एच प्लांक्स कांस्टेंट है, तो अगर आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको होगी E डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। एनर्जी आपके पास क्या आ गई, वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, ठीक है, तो वर्क डन एनर्जी को भी आप जाउल्स में रिप्रेजेंट करते हो, जाउल्स बेसिकली आप क्या कहोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है टाइम इज सेकंड इनवर्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नंबर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट तो हर्ट्ज होता है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का तो कोई यूनिट नहीं होता, दैट इज जस्ट अ नंबर, ठीक है, पर टाइम का तो होता है ना यूनिट, तो आपके पास सेकंड इनवर्स यूनिट आ गया फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। फोर्स का अगर हम यूनिट देखें तो F इज इक्वल्स टू एम में होता है, मास का आ गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का आपके पास आ गया मीटर, और यहाँ सेकेंड इन्वर्स है, डिनोमिनेटर में सेकंड इन्वर्स है, आप सेकंड करना चाहते हो तो आप इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे, तो यहाँ मैं सेकंड लिख देती हूँ, इस सेकंड इन्वर्स को मैं ऊपर ले गई और मेरे पास सेकंड आ गया, ठीक है, ये सेकंड इस सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो इसका भी आपके पास यही यूनिट आ रहा था, क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसका भी यही आ रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो प्लांक्स कांस्टेंट इज बेसिकली एनालोगस टू द एंगुलर मोमेंटम, इस तरह हम इसको प्रूव करेंगे, चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, तो आपने एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच एफ फार्मूला होता है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 कह दो या 6.63 कह दो, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका यूनिट होता है, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है फ्रीक्वेंसी से, दैट इज़ बेसिकली 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्स, ठीक है। अब आपने सिंपल इसको सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 देख लेते हैं क्या होता है, 6 3 18 होता है, 18 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे 6 के बाद भी पॉइंट के बाद भी वैल्यू है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 प्लस 18 कर दो, तो 18 18 8 8 16 18 18 36 होता है, तो 18 और 16 34 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ कर देते हैं 18 इंटू 10⁻⁻, माइनस बड़े वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो माइनस लगेगा और यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, 19.89 इंटू 10⁻16, वो वही वाली बात है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम इसको करके भी देख लेते हैं, 3 3 9, 6 3 18 8, 1 कैरी, 6 3 18 19, तो आपके पास आ गया 19.89,
ठीक है। तो 19.89 इंटू 10⁻⁻16 आपके पास आंसर आ गया। अगर आपने इतना सॉल्व नहीं करना और आप किस तरह कर सकते हो, सिंपली 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 आ गया। अब देखो 11 18 से बहुत कम है, 1.89 तो हो ही नहीं सकता, 19 इंटू 10⁻18 है, यहाँ 10⁻16 है। तो आपको पता है नियरेस्ट वैल्यू का आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली अल्फ़ा। नेक्स्ट इज वैल्यू एंड यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होती है। यूनिट मैंने बताया जाउल सेकंड होता है, बट कैसे जाउल सेकंड है चलो हम डिराइव करके देख लेते हैं। हमने कहा ई इज इक्वल्स टू एच एफ, एच का यूनिट हमने बताना है ई बाई एफ होता है। ई आपके पास क्या आ गया, एनर्जी जाउल में हम मेजर करते हैं, और फ्रिक्वेंसी सेकेंड इन्वर्स हो गया, सेकेंड को ऊपर ले जो आपके पास बन जाएगा जाउल सेकेंड। ठीक है, तो जाउल सेकेंड इसका यूनिट आ गया। नेक्स्ट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, तो फोटोन का मोमेंटम अगर फाइंड करना है तो हम उसे लिखते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच इज सॉरी मोमेंटम है तो हम लिखेंगे मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच एफ बाई सी। ठीक है, तो एच एफ बाई सी को हम किस तरह लिख सकते हैं, एच बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, सी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा कर दो और लेमडा की वैल्यू इज इक्वल्स टू सी बाई एफ। तो यहाँ एफ बाई सी लिखा हुआ है तो लेमडा नहीं होगा, 1/लेमडा हो जाएगा। लाइक आपने इसका इन्वर्स ले लिया, आप इसका भी इन्वर्स ले लो। ठीक है, तो आप मोमेंटम को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोमेंटम ऑफ फोटोन को एच एफ बाई सी से कर सकते हो और एच बाई लेमडा से कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है। नेक्स्ट इज विच लाइट फोटोन हैज़ लीस्ट मोमेंटम। ठीक है, तो अब देखो वेब ग्वायर से याद रखो, वेब ग्वायर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दीज आर द 7 कलर्स इन द रेनबो। जैसे आप इधर मूव करते जाते हो एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, जैसे आप हाँ इधर मूव करते हो, जो आपके पास एनर्जी है बेसिकली वो क्या करती है, देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, मोमेंटम हम सबसे पहले तो फार्मूला हमने बताना है, हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। लाइट फोटोन विद द लीस्ट मोमेंटम आपके पास रेड है, दिस इज बिकॉज रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे हम जैसे इधर मूव करेंगे ना ऐसे तो आपके पास एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, यानी जब आप इधर मूव कर रहे हो तो आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज़ करिए, एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है ना, यानी लेंथ जो रेड है उसकी आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपके पास किसकी आ रही है, रेड की आ रही है। अब यहाँ पे देखो वेवलेंथ और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो विच वन हैज़ द लीस्ट मोमेंटम, तो रेड आपके पास करेक्ट आंसर है। जैसे आप इस तरह मूव करोगे एनर्जी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा हो रही है इसका मतलब वेवलेंथ कम हो रही है। अगर मैं ऐसे ही मूव करूँ तो वेवलेंथ यहाँ कम हो रही है। ठीक है, बट जब मैं ऐसे मूव करूँगी तो वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, और जब वेवलेंथ इंक्रीज़ करिए तो मोमेंटम डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि उसका मोमेंटम का और वेवलेंथ का इस फार्मूले से हम देख सकते हैं इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। कॉम्पटन शिफ्ट इज़ मैक्सिमम एट 180 डिग्री पे कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होती है। ठीक है, पाई या 180 डिग्री कह दो, बिकॉज फोटोन लूजेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरेसेंस इज प्रोड्यूस व्हेन एनोड रेज स्ट्राइक ऑन, तो आपके पास जिंक सल्फाइड के ऊपर जब एनोड रेज हैं वो स्ट्राइक करती हैं तो आपके पास फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है, डेल्टा करेक्ट आंसर है। आइंस्टाइन वाज गिवन नोबेल प्राइज़ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो उन्होंने काम किया था, ही वाज गिवन अ नोबेल प्राइज़ फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग फोटोन इज़, तो मोमेंटम ऑफ मूविंग फोटोन हमने ये लिख दिया एच बाई लेमडा कर दो या एच एफ बाई सी कर दो। ठीक है, एच एफ बाई सी ऑप्शन नहीं है तो एच बाई लेमडा करेक्ट आंसर होगा। विच इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, टाइम डायलेशन पढ़ा, मास वेरिएशन पढ़ा। ठीक है, बट हमने स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं पढ़ा ना, तो दैट इज़ बेसिकली नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज़, तो पेयर प्रोडक्शन हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, दिस इज़ पेयर प्रोडक्शन, इसी का रिवर्स कर दो, पहले आपने फोटोन को स्ट्राइक करवाया न्यूक्लियस से तो आपके पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल बना, अब आपने एलिमेंट्री पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया तो आपके पास फिर फोटोन बन रहा है। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज बेसिकली एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, या आप पेयर एनिहिलेशन कह दो सिंपली। अमंग द फॉलोइंग 4 स्पेक्ट्रल रीजन्स एंड विच ऑफ देम डज द फोटोन हैव द हाइएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो फोटोन की हाइएस्ट एनर्जी आपने बतानी है, तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी वाइज इसको लिखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं गैमा रेज। ठीक है, गैमा रेज हैं, फिर आपके पास है एक्स रेज। ठीक है, फिर आपके पास है यूवी रेज और फिर आपके पास है विजिबल लाइट। ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं, विजिबल लाइट। और एनर्जी आपके पास मैक्सिमम किसकी है, आप ऐसे जाते जा रहे हो तो एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। अब आप देखो इंफ्रारेड है, वॉयलेट और जो ब्लू है, दीज आर द पार्ट ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, और फिर आपके पास यूवी रेड है और इंफ्रारेड तो आगे आती है। ठीक है, यहाँ से आगे इंफ्रारेड है, यानी विजिबल लाइट से कम एनर्जी इंफ्रारेड की। ठीक है,
तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, देखो विजिबल लाइट की नहीं है, इंफ्रारेड की नहीं है, ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट की आपके पास हाईएस्ट एनर्जी है अमंग द गिवन ऑप्शंस, तो अल्ट्रा वायलेट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल डिपेंड्स ऑन, तो जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं फ्रॉम अ मेटल सरफेस वो किस चीज़ पर डिपेंड करें, वो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करें। इंटेंसिटी इज़ बेसिकली नंबर ऑफ आप इस तरह कह दो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं, ठीक है, इन अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं दैट इज़ इंटेंसिटी। यानी अगर मैं हर फोटॉन की बात करूँ तो अगर एक फोटॉन की एनर्जी है लेट्स से 10 जाउल, तो सारे फोटॉन्स की एनर्जी 10 जाउल है। ये नहीं है कि एक फोटॉन की एनर्जी 10 जाउल है दूसरे की 20 जाउल है, नहीं, सारे फोटॉन्स की एनर्जी सेम ही है, ठीक है। जब मैं कह रही हूँ इंटेंसिटी इंक्रीज़ करिए तो आई एम सेइंग नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे एज अ रिजल्ट वो भी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस उसको इंक्रीज़ करवाना है तो आपने जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या करवानी है, इंक्रीज़ करवानी है। What is the frequency of photon whose energy is 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी है, पहले जाउल में कन्वर्ट करो, 66.3 को मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ताकि आप इसको कन्वर्ट कर सको जाउल में, ठीक है। फिर अपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एनर्जी ई इज इक्वल्स टू एच एफ होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई एच होगा। एनर्जी मैंने लिख दी, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ एच से, विच इज़ प्लांक्स कॉन्स्टेंट, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। अब देखो 6.6 है और ये 66 है, इसको अगर मैं 3 लिख दूँ, ठीक है, ठीक है, तो 6.63 और 66.3 ये 1 जार और दिस 10 जार हो जाएगा, ठीक है। 6.6 10 जार 66 यानी 6 10 जार 66 बेसिकली, ठीक है। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 16 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻19 प्लस 34, 16 इंटू 10⁻34 19 20 14 15, ठीक है, तो 15 आ जाएगा। और आप इसको 1.6 की फॉर्म में लिखो तो 10⁻16 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज़ आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हेन विल द de Broglie wavelength what will be the de Broglie wavelength when the kinetic energy of the electron increases 5 times। तो kinetic energy 5 times increase करिए, de Broglie wavelength का आपने बताना है, ठीक है। तो de Broglie वेवलेंथ की क्या वैल्यू होगी, 1 डिवाइडेड बाई √5 आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, हम कहेंगे वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच यानी प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम है, यानी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का तो हमें रिलेशन पता है, ठीक है। हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्केयर 2m होता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों साइड्स पे स्केयर रूट ले लो तो आप कहोगे कि मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है 5 टाइम्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहाँ इंक्रीज़ हो रही है 5 टाइम्स, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इन्वर्स है आपके पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब आप इसका इन्वर्स लोगे तो आपके पास आ जाएगा वेवलेंथ की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √5। नेक्स्ट इज इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेज। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो वेवलेंथ होती है स्कैटर्ड रेज की वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। इंक्रीज इज़ द करेक्ट आंसर। इस वजह से होता है क्योंकि जो फोटोन है वो अपनी एनर्जी लूज़ कर जाता है, जब उसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। जब फोटोन की एनर्जी कम हो रही है तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। Spectrum of black body that is continuous, this is a fact. Wavelength, the range of wavelength of visible light, so that is basically 4000 angstrom to 7000 angstrom, ठीक है, this is also a fact. Momentum of white light is dash than x-rays। अब यहाँ पे देखो एक्सरे यहाँ पे है, वाइट लाइट यानी विजिबल लाइट आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास किसकी ज़्यादा है, एक्सरे की ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है, यानी एक्सरे की आपके पास वेवलेंथ कम है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ और मोमेंटम का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। यानी इसकी एक्सरे की वेवलेंथ कम है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा देन द वाइट लाइट। यानी मैंने कहा कि एक्सरे का मोमेंटम ज़्यादा होगा देन द वाइट लाइट, यानी वाइट लाइट का मोमेंटम कम होगा देन द एक्सरे। मैं इसको इस तरह भी कह सकती हूँ ना, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ एनर्जी से बात स्टार्ट की, एनर्जी एक्सरे की ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब एक्सरे की वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो एक्सरे का मोमेंटम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द विजिबल लाइट, दैट इज़ वाइट लाइट, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ वाइट लाइट इज लेस देन एक्सरे। मैं कहूँ कि मोमेंटम ऑफ एक्सरे इज ग्रेटर देन वाइट लाइट या मोमेंटम ऑफ वाइट लाइट इज लेस देन एक्सरे, एक ही बात होती है। इफ़ अ न्यूक्लियस रिलीज गैमा रेज इट्स मास बिकम्स, तो गैमा रेज में आपके पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियस डी एक्साइट हो रहा है सिंपली, ठीक है। मास के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम रह रहे हैं, तो मास अनचेंज ही रहता है। ब्लैक बॉडी इज कंसिडर्ड आइडियल व्हेन इट, तो एक ब्लैक बॉडी को हम आइडियल तब कंसिडर करते हैं जब वो सारी रेडिएशंस एमिट भी कर लेती है और सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी कर लेती है,
एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन वाज कंफर्म्ड बाय, तो आइंस्टाइन ने फोटोन के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया था। चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है, बाय एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली, ठीक है, क्योंकि फोटोन क्या चीज़ रिप्रेजेंट करिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। और इससे पहले हम लाइट को जानते हैं वेव नेचर, हमने डिफ्रैक्शन की, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, फिर हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ी, उस सब में ना जो लाइट थी दैट वाज हैविंग वेव नेचर, ठीक है। बट यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या किया, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब प्रूव किया गया, ठीक है, तो दिस एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में जब लाइट पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट कर रही होती है तो हम कहते हैं दैट इज बेसिकली फोटोन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, तो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, यानी कितने ज़्यादा फोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड भी ज़्यादा हो जाएंगे। इन पेयर प्रोडक्शन डैश आर प्रोड्यूस्ड, पेयर प्रोडक्शन में हमने यहाँ पढ़ा आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल दैट इज पॉजिट्रॉन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो करे, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, मैटर वेव्स है, ये सारे आपके पास वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करें, लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो मैथ्स को एक्सप्लेन नहीं करी, ठीक है। चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी डज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन द मास, मास इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज डिस्क्राइब्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिकल एंड रिलेटिविस्टिक फिजिक्स प्राइमरीली थ्रू कॉन्सेप्ट लाइक रेस्ट मास एंड रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। वाइल वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एड्रेस द वेव लाइक पार्टिकल एंड पार्टिकल लाइक बिहेवियर्स ऑफ पार्टिकल, तो वो मास को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करे, ठीक है। तो आपके पास चार्ली करेक्ट आंसर है। मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय, तो मास और एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन का जो लॉ है उससे रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। सो आइंस्टाइन लॉ इज द करेक्ट आंसर। इन मेडिकल स्कैनिंग डैश रेज आर यूज, तो एक्सरे यूज़ होते हैं, एक्सरे करवाते हैं हम, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड लाइक either our bone is broken or not and stuff like that, ठीक है। तो मेडिकल स्कैनिंग के लिए हम एक्सरेज यूज़ करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुड बी, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन ने इस चीज़ को बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ बेसिकली नॉट फिक्स्ड, ठीक है, क्योंकि क्या है कि आपके पास दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं और आप कह दो एक इनर्शियल है और दूसरा नॉन इनर्शियल है, ठीक है, एंड दे आर नेवर फिक्स्ड। इनर्शियल फ्रेम हैज़, तो इनर्शियल फ्रेम में हम कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो है। जब हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन जीरो है तो आइदर वेलोसिटी जीरो होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला इज़ बेसिकली, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो जीरो डिवाइडेड बाई टी जीरो हो जाएगा। अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी तो एक्स वैल्यू है अगर फाइनल की, लेट से ऐसे कर देती हूँ, अगर टू वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी की, इनिशियल भी टू होगी, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाई टू फिर जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम में आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या जीरो वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। सेमीकंडक्टर फोटो डायोड है, तो सेमीकंडक्टर फोटो डायोड में आप बेसिकली रिवर्स बायस जंक्शन डायोड यूज़ कर रहे होते हो, दिस इज़ अ फैक्ट। फोटोडायोड द बायस वोल्टेज इज अप्लाइड इन डैश बायस फॉर्म, ठीक है। तो फोटोडायोड में जो वोल्टेज है दैट इज अप्लाइड इन रिवर्स बायस फॉर्म, ठीक है। चार्ली करेक्ट आंसर है। ये सारी चीज़ें फैक्ट बेस हैं, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज, द मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, तो अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हो क्या रहा होता है, देखो आपके पास यहाँ ग्रुप 4A का सेमीकंडक्टर था, उसके अंदर आपने इम्प्योरिटी ऐड की, ठीक है। इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दी ग्रुप 3A की, ठीक है। जब आपने 3A की इम्प्योरिटी ऐड की तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले एक एलिमेंट को एटम को रिप्लेस करके वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए, क्योंकि 3A है ना तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ प्लेस कर दिए, तो एक आपके पास होल रह गया, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक होल रह गया, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले को आपने रिप्लेस करके 3 इलेक्ट्रॉन्स बना दिया, तो यहाँ पे आपके पास एक होल रह गया, ठीक है। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें क्या होते हैं, दोज आर बेसिकली होल्स। In the breakdown region, Zerner behave as, तो that behaves like a constant voltage beta आपके पास correct answer है। जो एक Zerner diode है that behaves like a constant voltage source, ठीक है। जब आप रिवर्स बाइस वोल्टेज को अप्लाई करोगे अक्रॉस अ जर्नर डायोड तो बेसिकली होगा ये कि वो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जो आपके पास जर्नर वोल्टेज है, उसको एक्सीड कर जाएगा और फिर दिस इज़ गोइंग टू एंटर इन द ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। और इस रीजन में जो जर्नर डायोड है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन कर लेता है और करंट क्या होता है, जो करंट उससे फ्लो करे दैट बेसिकली वेरीज, तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन कर लेते हैं, तो हम कहेंगे जो जर्नर है, जर्नर डायोड है, दैट बेसिकली बिहेव्स एज अ कांस्टेंट वोल्टेज।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ, हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हमें एनर्जी को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमने न्यूमेरिकल किया था, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्ट किया था एनर्जी को यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, अब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हमारे पास कैसे होता है, यहाँ पे हमने एक रेक्टिफायर लगाया हुआ है लाइक दिस, फिर हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टिफायर है, फिर यहाँ पे एक रेक्टिफायर है, और फिर यहाँ पे एक रेक्टिफायर है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा ब्रिज ऐसे डायमंड नहीं बना, ये ऐसे डायमंड होना चाहिए, ठीक है। यानी ऑन ऑल द 4 साइड्स आपके पास ऐसे करके एक एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपके पास कितने रेक्टिफायर यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली 4 रेक्टिफायर, सॉरी नॉट द रेक्टिफायर, जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें कितने डायोड्स यूज़ हो रहे हैं, ये मैंने डायोड्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। कितने डायोड्स बेसिकली यूज़ हो रहे हैं, तो 4 डायोड्स, 4 डायोड्स यूज़ हो रहे हैं, तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। In full wave rectifier with input frequency 50 Hz, the ripple in the output is mainly of frequency. अब full wave rectifier है तो output जो ripple होगा in the output उसकी frequency mainly होगी 2 से multiply कर दो input frequency को, ठीक है। तो 50 into 2 कर दोगे 100 आंसर आ जाए, क्योंकि ये full wave rectifier है, ठीक है। तो 100 Hz चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, दैट इज़ 2f। तो f आपके पास 50 गिवन है, इनपुट फ्रिक्वेंसी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ट्रांजिस्टर्स कैन बी यूज एज, तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दे कैन बी यूज एज फुल वेव रेक्टिफायर, तो बोथ इज़ द करेक्ट आंसर। डायोड वर्क्स इन डैश बायस फॉर रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ वर्क करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है ना, तो रेक्टिफिकेशन होगी कैसे। रेक्टिफिकेशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें आप एसी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर रहे हो डायरेक्ट करंट के अंदर, ठीक है। आप ये कन्वर्ट कर रहे हो एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, यानी आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल होता है, यानी जो करंट होता है वो कॉन्स्टेंटली यानी लाइक विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट चेंज हो रहा होता है, बट दैट्स नॉट द केस विद डायरेक्ट करंट, उसमें करंट कांस्टेंट ही रह रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर आपने डायोड को वर्क करवाना है फॉर रेक्टिफिकेशन तो आप उसे फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्क करवाओगे, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में ही क्या हो रहा है, आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, रिवर्स बाइसिंग में तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा होता। मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए 50%, ठीक है। बट कुछ प्रैक्टिकल डिवाइसेस की बात करें, पावर लॉसेस भी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो दैट इज़ बेसिकली नियरली इक्वल टू 40.6%। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। तो कौन सा रेक्टिफायर का टाइप नहीं है, फुल वेव रेक्टिफायर हमें पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर भी होता है, फेज वेव रेक्टिफायर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर, अल्फा आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर यूजेज अ व्हीटस्टोन ब्रिज टू रेक्टिफाई सिग्नल्स, ये देखो आपके पास क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट दैट इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन, ठीक है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना है, दैट इज रेक्टिफिकेशन। ट्रांसफार्मर इज यूज इन रेक्टिफिकेशन टू डैश द सप्लाई वोल्टेज, रेक्टिफिकेशन के अंदर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कर रहा होता है सप्लाई वोल्टेज को, ठीक है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल आर गोइंग टू बी लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, इस वजह से वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल कम हो जाएगी देन द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल, तो दिस इज बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। Next is in half wave rectification during negative cycle of the wave the diode is, तो half wave rectification में during negative cycle, half wave rectification में जो AC है like this is the AC, ठीक है, उसका एक पॉजिटिव हाफ है और एक नेगेटिव हाफ है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सिर्फ पॉजिटिव हाफ AC का कन्वर्ट हो रहा होता है, DC के अंदर नेगेटिव हाफ नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ जो डायोड है वो रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में से जो फ्लो ऑफ करंट है दैट इज जीरो, ठीक है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो रही। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द वेव की नेगेटिव साइकिल में जो, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट की नेगेटिव साइकिल है दैट इज़ नॉट कन्वर्टेड टू द डायरेक्ट करंट, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तो उस टाइम आपके पास डायोड किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा, करंट जीरो है, ठीक है, सो वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट नहीं होगा। Ripple factor for half wave rectifier, you have to remember it, it is a fact, 1.21 is the answer. Full wave rectifier passes dash into a positive cycle, full wave rectifier है तो जो AC का पॉजिटिव हाफ है और जो AC का नेगेटिव हाफ है दोनों कन्वर्ट हो रही हैं आपके पास DC के अंदर, ठीक है। तो बोथ लोअर एंड अपर हाफ साइकिल्स, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल है दोनों ऑल्टरनेटिंग करंट के कन्वर्ट हो रहे हैं डायरेक्ट करंट के अंदर, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसी वजह से इसके अंदर दो डायोड्स यूज़ हो रहे होते हैं।
आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, दैट इज पल्सेटिंग. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, याद करना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. पी टाइप सब्सटेंस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं. पी टाइप में भी हमने पढ़ा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं. ठीक है, पॉजिटिव टाइप पे आपने 3A की इम्प्योरिटी पुट की है. ठीक है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ अ डिवाइड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस. ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज करती है, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज करती है. ठीक है, लीकेज करंट फ्लोज थ्रू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नन ऑफ दीज इज फॉल्स. डेल्टा करेक्ट आंसर है. हाफ वेव रेक्टिफायर पासिस ऑनली. तो हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ क्या करता है, जो पॉजिटिव हाफ है ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट उसको डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करे, पॉजिटिव हाफ को या अपर हाफ साइकिल का, एक ही बात है. नंबर ऑफ डायोड्स इन सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर. तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर 1 डायोड होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड्स होते हैं. इन NPN ट्रांजिस्टर द करंट IE दैट फ्लोज इन द इमिटर सर्किट इज, ये इसका फार्मूला है, जो इमिटर करंट है दैट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट IC प्लस IB. ठीक है, सो दैट इज द फार्मूला फॉर दिस. अल्फा करेक्ट आंसर है. When reverse bias of a PN junction diode is increased, आपने reverse bias increase कर दिया. ठीक है, a stage comes when electric field setup is sufficient to rupture the bonds and release a large number of holes and electrons break down. इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज Zener's effect. बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है. In case of germanium, the value of potential barrier develops across the depletion region वो 0.3 वोल्ट होता है. अगर यहाँ पे सिलिकॉन पूछा हुआ होता तो उसका आंसर 0.7 वोल्ट होता. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग 3D images of object by using laser beam. So that is holography की टेक्निक है. ठीक है, so holography is the correct answer. वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ सॉलिड ओवरलैप एट लो टेम्परेचर की बात हो रही है, यानी वैलेंस और कंडक्शन बैंड सॉलिड का ओवरलैप करे एट लो टेम्परेचर. सो दिस इज कंडक्शन. ठीक है, यानी वो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी इवन एट लो टेम्परेचर. ठीक है, लो टेम्परेचर इसने कहा है तो हमें पता चल गया मेटल है. ठीक है, मेटल आपके पास करेक्ट आंसर है, दैट इज बेसिकली कंडक्टर. इन एन टाइप सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. एन टाइप है. ठीक है, एन टाइप में आपके पास आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम को रिमूव किया और यहाँ पे पुट कर दिया ग्रुप 5A की इम्प्योरिटी, यानी आपने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए. ठीक है, 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री आपके पास ऐसे ही इधर उधर घूमता रहेगा क्योंकि उसकी जगह तो कोई है नहीं. ठीक है, तो इसमें जो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और एन टाइप सेमी कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. येस, एन टाइप हो या पी टाइप हो, दीज सेमी कंडक्टर्स आर बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. ठीक है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्यों होते हैं, इसकी ये रीज़न नहीं है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, लाइक बोथ स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट बट वन इज़ नॉट द रीज़न ऑफ द अदर वन. ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड एज एम्पलीफायर. ठीक है, तो जब NPN यानी आप NPN जो आपके पास ट्रांजिस्टर है उसको यूज़ करोगे एम्पलीफायर के तौर पे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूव करेंगे फ्रॉम बेस टू द कलेक्टर को आप हाई पोटेंशियल पे रखोगे. ठीक है, ताकि आपके पास इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करके जा सकें कहाँ, कलेक्टर के पास. ठीक है, नेक्स्ट इज अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ ग्राफ बिटवीन. तो डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है दैट इज़ बेसिकली अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. और ये आपके पास ग्राफ इस तरह का बनता है ऐसे करके, और यहाँ से आपके पास मैं इसको दोबारा ऐसे करके और यहाँ से आपके पास ऐसे हो जाता है. ठीक है, सो दिस ग्राफ इज़ बेसिकली बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. की वोल्टेज और करंट के दरमियान में ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिए हैं कोऑर्डिनेट्स. दिस इज़ बेसिकली करंट एंड दिस इज़ वोल्टेज. ठीक है, नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ अ डायोड. ठीक है, अगर रिवर्स बाइसिंग है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज करेगी, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है, डिप्लीशन रीजन कैरीज, तो डिप्लीशन रीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, नो फ्री चार्ज, कोई फ्री चार्ज नहीं होता. यानी देखो डिप्लीशन रीजन में आपके पास PN जंक्शन है ना, तो आपके पास होल्स भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो इलेक्ट्रिकली ये क्या हो गए, मतलब नेट चार्ज इसका ज़ीरो हो गया. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन N रीजन ड्यू टू देयर रैंडम मोशन डिफ्यूज इनटू द P रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफ्यूजन रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स टेक प्लेस. इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स रिकम्बाइन हो जाते हैं. ठीक है, डिप्लीशन रीजन का जो आपके पास चार्ज हो गया, जो फ्री चार्जेस हैं, जो फ्री चार्ज तो कोई प्रेजेंट नहीं है. ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स को ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है, तो चार्जलेस रीजन है ये बेसिकली, ठीक है, अराउंड द जंक्शन, जिसमें आपके पास फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते. द फॉरवर्ड करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर डायोड सर्किट इज ड्यू टू, तो फॉरवर्ड करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स. चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है. यानी मेजॉरिटी कैरियर्स आपके पास क्या हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. डिपेंड्स कि आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है, ठीक है. When a PN junction diode is forward biased, flow of current across the junction is mainly due to, तो PN junction of diode जब forward bias होता है, forward biasing में करंट फ्लो हो रहा होता है, रिवर्स बाइसिंग में तो करंट जीरो होता है, ठीक है. तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ द चार्जेस. ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस इज द रीजन. अल्फा आपके पास करेक्ट आंसर है. पीएन जंक्शन का डायोड के नॉट बी यूज्ड एज, तो एम्पलीफायर के तौर पे आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हो, नॉट द पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड को आप रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हो, लाइट रेडिएशन गेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एम्पलीट्यूड आपने इंक्रीज करना है ऑफ द डीसी सिग्नल, वो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है. जर्मेनियम एट 0 केल्विन इज, जर्मेनियम इज बेसिकली अ सेमी कंडक्टर, ठीक है. बट अगर हम 0 केल्विन की बात करें यानी एट वेरी लो टेम्परेचर, ये इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाओगे इसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है. एंड फिर ये इसने किस तरह एक्ट करना शुरू कर देना है, फिर इसने एक्ट करना शुरू कर देना है लाइक एन इंसुलेटर, सॉरी लाइक अ कंडक्टर. जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो ये कंडक्टर के तौर पे एक्ट करेगा. एट लो टेम्परेचर इट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ इंसुलेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर होता है विदाउट एन इम्प्योरिटी. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, ठीक है. तो सिलिकॉन इज बेसिकली एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक कंडक्टर द डॉपिंग लेवल शुड बी इन अ रेशो, तो 1 in billion होनी चाहिए या 1 in million कर दो, ठीक है. तो 1 in 10⁻⁶ या 1 रेशो 10⁻⁷ शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. 1 in million या 1 in billion होनी चाहिए आपके पास डॉपिंग लेवल की रेशो, ठीक है. द पी टाइप सेमी कंडक्टर द डॉपिंग सिलिकॉन इज टेकन प्लेस विद, तो पी टाइप में आपके पास द डॉपिंग ऑफ सिलिकॉन, आपने सिलिकॉन है जिस तरह ग्रुप 4A का एलिमेंट है ना, सेमी कंडक्टर है सिलिकॉन, ठीक है. इसको आपने डॉप करवा दिया. पी टाइप सेमी कंडक्टर की बात हो रही है, इसके अंदर यानी होल्स होंगे पॉजिटिव, ठीक है. होल्स हैं जब इसके अंदर तो आपने ग्रुप 3A से इसको डॉप करवाना है, ट्राईवेलेंट, ठीक है. ग्रुप 3A ट्राईवेलेंट आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 3A इसकी, ठीक है. सो आपने क्या कर दिया, सिलिकॉन को डॉपिंग करवा दी सिलिकॉन की विद द ट्राईवेलेंट. तो आपके पास बीटा करेक्ट आंसर है जिस तरह हमने यहाँ पे करवाया था. आप इस टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, एक होल रह जाएगा. 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला एलिमेंट आपने यहाँ पुट कर दिया, एक आपके पास होल रह जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज इन पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर आर कंबाइंड, तो हमारे पास एक डायोड बनता है, पी एन जंक्शन है, ठीक है, दैट इज नोन एज डायोड. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सिलिकॉन पी एन जंक्शन है, ये मैंने आप लोगों को बताया था. जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है, ठीक है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायोड इज डायोड ओनली वन डायरेक्शन में करंट अलाउ करते हैं, यानी जब डायोड आपके पास हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस में तो करंट को अलाउ करेगा, जब ये रिवर्स बाइस में तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है. उस टाइम करंट जीरो होगा, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इट परमिट्स द करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. ट्रांजिस्टर स्टैंड्स फॉर, तो ट्रांजिस्टर इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ वोल्टेज, ठीक है. विच रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज मोस्ट वाइड इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो कलेक्ट जिसने करना है वो ज़्यादा वाइड होगा, कलेक्टर सबसे ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ एरिया यहाँ पे उसने बताया हुआ भी है, सबसे ज़्यादा वाइड कलेक्टर है, देन कम्स इमिटर एंड देन बेस, लाइक एट द एंड बेस होती है, ठीक है. इन बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर विच रीजन मस्ट बी रिवर्स बाइस, तो जब आपने बाइसिंग करवानी है ट्रांजिस्टर की तो जो कलेक्टर बेस है दैट मस्ट बी रिवर्स बाइस. बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है. दैट मीन्स कलेक्टर टर्मिनल शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन द बेस टर्मिनल, ठीक है. रिवर्स बाइसिंग प्रिवेंट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम फ्लोइंग फ्रॉम द बेस टू द करंट विच इज नेसेसरी टू क्रिएट द हाई रेजिस्टेंस बैरियर इन रिवर्स बाइस जंक्शन, ठीक है. जब हम यानी कलेक्टर टर्मिनल की बात करें तो उसको हम हाई उस पर रखते हैं पोटेंशियल पे, ठीक है. यानी पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल है, ठीक है. तो हम कलेक्टर को हाई पोटेंशियल पे रखते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली कलेक्ट कर सके ना, अट्रैक्शन होगी ना बिटवीन अनलाइक चार्जेस. Select the nearest correct meaning of the given word. The word is gaudy, ठीक है. तो इसका nearest meaning is garnish, ठीक है. It means show off. garnish का भी मतलब यही होता है showy या bright, ठीक है. So these both are synonyms. haughty का मतलब होता है arrogantly superior, ठीक है. और sober means decent. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर पिछले साल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है. आई गो टू, गो इज लाइक प्रेजेंट टेंस, ठीक है. आई वेंट टू, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, गो वेंट गॉन, ठीक है. सो दिस इज करेक्ट. आई एम गोइंग, दिस इज शोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज लाइक रॉन्ग, ठीक है. एंड आई विल गो टू, विल इज शोइंग फ्यूचर टेंस, तो पास्ट की बात हो रही है तो हम फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्यों पुट करेंगे, ठीक है. इफ़ आई हैड बीन थर्स्टी, अच्छा, फाइंड द एरर. इफ़ आई हैड बीन थर्स्टी आई वुड हैव ड्रैंक. ड्रैंक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ड्रंक होना चाहिए, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है.
तो आई वुड हैव ड्रैंक नहीं होगा, आई वुड हैव ड्रंक होगा, ठीक है, DRUNK, ठीक है, ड्रंक द लेमनेड, चार्ली शुड बी द, लाइक चार्ली इज़ द मिस्टेक, ड्रैंक की जगह ड्रंक होना चाहिए. Which of the following is grammatically correct? After Dave started saving money, he became financially independent. ही correct है. He became finance independent नहीं होगा, financial independent नहीं होगा, fiscal independent नहीं होगा. ठीक है, बाकी options में ये like it is like a very visible mistake here. Which of the following is grammatically incorrect? अब वो पूछ रहे कौन सा गलत है. William gave his last piece of chocolate. William gave her his last piece of chocolate. किसी फीमेल को दिया. William gave him his last piece of chocolate यानी किसी मेल को दिया. ठीक है. William gave us his last piece of chocolate यानी to a group of people. ठीक है, more than one person को उसने दिया his last piece of chocolate. William gave they his this doesn't make sense. ये हमें पढ़ के ही समझ आ रही है कि ये गलत लिखा हुआ है. ठीक है, तो William gave they his last piece of chocolate is wrong. ठीक है. Nearly everyone dreams of building. Everyone है तो their dream house या their ideal house होगा. Nearly everyone dreams of building their ideal house is the correct answer. Life dash water, light and moderate temperature are a variety of chemical elements. Life requires water, light, moderate temperature and a variety of chemical elements. Calculates नहीं होगा. Designs, reveals, finds, these are all wrong. ठीक है. द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम इज़ प्रैक्टिसिंग होना चाहिए. आर प्रैक्टिसिंग नहीं, एक कैप्टन की बात हो रही. द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम इज़ प्रैक्टिसिंग. ठीक है. आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड इज़ रॉन्ग, इज़ प्रैक्टिसिंग होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब ये पैसेज दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो फिर पैसेज की तरफ आया करो. ठीक है. एज यूज इन द पैराग्राफ 3 व्हाट इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर परचेज. देखो अब आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ 3 में देख लो परचेज कहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा परचेज का मतलब होता है ख़रीदना बेसिकली. ठीक है. So paragraph, read the passage 1, 2 and 3 यहाँ होगा. You need to add cheese. Cheese come from milk. This. हम रीड कर देते हैं. When you make pizza, you must begin with the crust. The crust can be hard to make if you want to make the crust yourself. You have to make the dough using the flour, water, and yeast. You will have to knead the dough with your hands if you do not have enough time to do this, you can use the prepared crust that you can buy from the store. Okay, after you have chosen your crust, you must then add the sauce. Making your sauce from scratch can take a long time. You have to buy tomatoes, peel them, then cook them with spices. If this sounds too much work, you can purchase. तो ये वर्ड परचेज यूज़ हुआ है. ठीक है, तो परचेज़ का मतलब है बाई करना. ठीक है, यानी ख़रीद लेना बाजार से. आस्क, कुक नहीं, फॉरगेट नहीं, बाई करेक्ट आंसर है. ठीक है. Next is from the following which word does not belong to others. So index, glossary and chapter, these are like the parts of book. ठीक है, but book is not a part of book basically, so this does not belong here. What number comes next in the following series. ठीक है, तो ये सीरीज़ गिवन है, आपने बताना है कौन सा नंबर इसके बाद आ रहा है. ठीक है, सो आपके पास नंबर्स क्या हैं. यू हैव नंबर्स 34 है, 24 है, यानी यहाँ 10 का डिफरेंस है. फिर 16 है, यहाँ 8 का डिफरेंस है. फिर आपके पास 10 है, 6 और 10 6 का डिफरेंस, 16 और 10 6 का डिफरेंस है, और यहाँ 6 है तो यहाँ 4 का डिफरेंस है. ठीक है, तो 10 8 6 4, और अब किसका डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए. तो 6 2 तो 4 आंसर होगा. ठीक है, सो 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ईटा. ठीक है, पहले 10 का डिफरेंस था, फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, और फिर 2 का. सपोज द सर्टन सपोज इन अ सर्टन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज दिस. ठीक है, ये हम कर लेते हैं. हम कह रहे हैं MADRAS को आपने कोड किया है एज NBESBT. ठीक है, तो आप इसको कैसे कोड करोगे, बॉम्बे को BOMBAY. देखो M के बाद N आ गया, आपने +1 कर दिया. B के बाद C आ जाएगा. A के बाद B आ गया, +1 कर दिया. O के बाद P आ जाएगा. D के बाद E आ गया. ABCDE होता है. M के बाद N आ गया. ठीक है, RSBC ABAB. ठीक है, और ST, और यहाँ Y के बाद क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा. ठीक है, सो CPNCBZ आंसर है. CPNCBZ अल्फ़ा आपके पास correct answer है. So yeah, we have successfully done the 100 MCQs. If you guys have any questions or queries, you guys can mention them in the comment section below. ठीक है, so thank you everyone for joining this session. That was it for the weekly test number. This is weekly test number 12, right? So see you next week, and Allah Hafiz.